नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब आप दिल्ली कहते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि भारत की राजधानी है, मगर दिल्ली से सिर्फ राजधानी का बोध नहीं होता है, महानगर का भी होता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का भी होता है। हम हर दिल्ली को अलग अलग भाव और नाम से पुकारते हैं। जो चांदनी चौक में माल लाने जाता है वह भी दिल्ली ही जाता है, और जो संगम विहार जाता है वह भी दिल्ली ही जाता है। इस तरह अलग अलग जगहों को उनके नाम के साथ हम दिल्ली पुकारते हैं। उसी तरह दिल्ली के भी कई मतलब और नाम हैं, जैसे केंद्र, सेंटर, सत्ता, पावर, सरकार, गवर्नमेंट, हुकूमत। यूं तो आप जिस राजपथ वाली दिल्ली को देखा करते थे उसका हुलिया भी इन दिनों बदल गया है। परिमल जब राजपथ पर चलते हुए रायसीना हिल्स पर मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीर लेने गए तो जगह जगह बैरिकेडों का सामना करना पड़ा। यहां पर संसद की नई इमारत बन रही है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और जिसकी अनुमानित राशि कई हजार करोड़ बताई जाती है। हम दिखाना चाहते थे कि सेंटर और केंद्र वाली दिल्ली केवल रूपक नहीं है। यहां आते ही हुकूमत का आप साक्षात दीदार करते हैं। यहां बैठे लोग अपनी कलम से जो फैसले लेते हैं उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, यहां से पता नहीं चलता। जब इस हुकूमत को सुनाने और दिखाने के लिए आंदोलन होते हैं तो यही चाह होती है कि केंद्र वाली दिल्ली को सुनाई दे, दिखाई दे। इसके लिए दिन रात सैकड़ों चैनल चलते हैं, अखबार निकलते हैं। ये और बात है कि मीडिया ने अपना रोल बदल लिया है। गोदी मीडिया की गोद कहां है, आपको गूगल मैप में ढूंढने की जरूरत नहीं। पिछले साल 25 नवंबर को किसान जब इस दिल्ली तक पहुंचना चाह रहे थे, केंद्र वाली दिल्ली ने उन्हें दिल्ली की परिधि पर रोक दिया। 105 दिन हो गए हैं, वे दिल्ली की सीमा पर होते हुए भी दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। राजपथ के आसपास प्रदर्शन करना आसान नहीं है। आज कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने फ्लैश प्रदर्शन किया। आप अचानक ही प्रदर्शन कर सकते हैं और पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन 2012 की तरह इस पूरे इलाके को छेक कर प्रदर्शन करने की कल्पना अब नहीं कर सकते। उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाए और किसान कांग्रेस ये मांग करती है कि उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। 2012 के साल में निर्भया आंदोलन के समय हजारों की भीड़ इन रास्तों पर आ गई थी, हुकूमत के बिल्कुल करीब। इसके पहले लोग वोट क्लब पर डेरा जमा लिया करते थे, लेकिन आज असंभव है। जब किसान सेंटर वाली दिल्ली से मात्र 38 किलोमीटर दूर होकर भी दशकों और मीलों दूर हैं, कवरेज और चर्चा से बाहर हैं, तो सोचिए इस दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में आंदोलन कर रहे लोगों की क्या हालत होती होगी। वे हर प्रदर्शन के बाद सोचते होंगे और खोजते होंगे कि आज भी दिल्ली ने नहीं देखा, दिल्ली ने नहीं सुना, खबर छपी ही नहीं। इसी मोड़ पर दिल्ली का मतलब केंद्र वाली दिल्ली से व्यापक हो जाता है और लटियंस दिल्ली का खिताब पाता है। एडविन लटियंस तो वास्तुकार का नाम है जिसने इस दिल्ली को बनाया, लेकिन अब लटियंस दिल्ली का मतलब केंद्र वाली दिल्ली, मीडिया, चर्चाकार और नौकरशाही। इस दिल्ली को कई बार लटियंस दिल्ली कहते हैं, तो सब चाहते हैं कि यह वाली दिल्ली देख ले या इस वाली दिल्ली को दिख जाए, लेकिन सबको कहां हासिल होता है दिल्ली को दिख जाना। यही मुश्किल प्राइम टाइम के इस एंकर की भी है, जिसके पास ना सचिवालय है ना मंत्रालय। तो जाहिर है विशाखापट्टनम का प्रदर्शन छूटेगा ही, और ओडिशा के सिमलीपाल के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें भी रह जाएंगी। लोग मैसेज भेजते हैं और भेजकर मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मंगलवार को विशाखापट्टनम से खूब मैसेज आए कि हमारे आंदोलन का कवरेज नहीं हो रहा है। उस वक्त हम किसान आंदोलन में महिला किसान नेताओं की भूमिका पर शोध में लगे थे। ऐसे अनेक मुद्दे हर दिन आते हैं जिसे हम नहीं कर पाते हैं, कर भी नहीं सकते। विशाखापट्टनम में 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन चल रहा है। 4 फरवरी से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन वहां तरह तरह से किया जा रहा है।
घुटनों के बल खड़े होकर नागरिक का प्रदर्शन करते देखना शर्मनाक है, लेकिन दिखने की चाह में प्रदर्शनों में आम बात है कि नागरिक सड़क पर लेट जाते हैं, कभी कभी पेट के बल भी चलते हैं, मगर घुटनों पर लेटना पसंद नहीं आया। क्योंकि घुटनों के बल चलने का मतलब कुछ और होता है, इसलिए किसी आंदोलन को घुटनों के बल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर लेटने का मतलब घुटनों के बल खड़े होने से अलग है। इसका अर्थ है रास्ता रोकना। लेकिन दिल्ली देख ले, सुन ले, यह सब करने के बाद भी अगर ना दिखे ना सुने तो तकलीफ ज्यादा होती होगी। आज प्रदर्शन का 35वां दिन है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसमें 35,000 लोग काम करते हैं और 17,000 से ज्यादा अस्थायी तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर C2, AITUC, भारतीय मजदूर यूनियन जैसे संगठन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। 8 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि निजीकरण का फैसला हो चुका है। 27 जनवरी की कैबिनेट बैठक में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के 100% विनिवेश के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। यूनियन का आरोप है कि सरकार सस्ते में इस स्टील प्लांट को बेच रही है। 9 मार्च को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा के सवाल के जवाब में कहते हैं कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, NMDC इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती, सेल के सलेम स्टील प्लांट सलेम, यूनिट्स ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी विनिवेश होगा। यूनियन का कहना है कि 2017-18, 2018-19, 2019 बीच में लगातार 3 बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिल चुका है। इस कंपनी ने अपने नाम कई पेटेंट कराए हैं। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग कुशल हैं और काम भी करते हैं। यूनियन के नेताओं का कहना है कि 2019 में धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया था कि यूनियन को भरोसे में लिए बगैर निजीकरण का कोई फैसला नहीं होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में 74 विभाग हैं। हर दिन एक विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं और बाकी काम करते हैं। सुबह 7:30 से लेकर शाम 7:30 बजे तक धरना चलता है। 18 फरवरी को परिवारों के साथ महाधरना हुआ। हर 2 दिन में रैली निकाली जाती है जिसमें कर्मचारियों के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। 18 फरवरी को हम लोग महागर्जना स्टार्ट किया। उसमें सारे पार्टी के लोग आए थे और हम लोगों को सपोर्ट किए और आश्वासन दिए कि ये प्लांट को सेव करेंगे। बट बीजेपी हम लोगों के पास नहीं आया। 61 बीजेपी हम लोग स्ट्राइक स्टार्ट किया था। 5 मार्च को हम लोग स्टेट वाइज धरना स्टार्ट किया। 8 मार्च को अगेन फाइनेंस मिनिस्टर फिर रिपोर्ट दे दिए है कि 100% RNL को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अभी भी हमारा प्रयास जारी है। हमारे साथ सारे पार्टी एकजुट हो करके विशाखापट्टनम एवं हमारे आंध्र प्रदेश भी साथ में है। साथ में हम लोग बाहर के लोग जितने भी है इंडिया के साथ मिलके हम लोग गवर्नमेंट के एगेंस्ट में स्ट्राइक स्टार्ट किए हैं। अभी हम लोग चाहते हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप बैक नहीं करेगा हम लोग आगे इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे। आंदोलन दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर, दिल्ली ही नहीं देखे तो फिर समाधान कैसे होगा। निजीकरण एक राजनीतिक मसला है। अपनी कंपनी के निजीकरण के वक्त जागने वाले लोग विरोध प्रदर्शनों से खास हासिल नहीं कर पाते हैं। यह इतिहास है, क्योंकि दूसरी कंपनी के निजीकरण के वक्त वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहा करते हैं। बैंक के कर्मचारी भी ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले हैं, यह जानते हुए भी कि रोजगार को लेकर हुए लाखों ट्रेंड को किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। बैंक कर्मियों को अपने सहयोगियों के व्हाट्सएप ग्रुप की याद आती होगी कि कैसी कैसी बातें आया करती थी। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से बेरोजगारों का समाज का साथ नहीं मिला। किसानों को तो आतंकवादी कहा जाने लगा है। बैंक कर्मियों से पूछा जा सकता है कि निजीकरण के फैसले आने से पहले किसानों के प्रदर्शन के बारे में वे क्या कह रहे थे। ट्विटर पर मुझे टैग कर लोग घर चले जाते हैं कि प्राइम टाइम में दिखा दो। किसानों ने मुझे कभी टैग नहीं किया। वे आंदोलन कर रहे थे, लाइक और टैग के चक्कर में नहीं थे। कृषि विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि विरोधी कानून
हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने खट्टर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर आज चर्चा हुई। इस अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के विधायकों के घर के बाहर किसानों ने डेरा डाल दिया था। अविश्वास मत से पहले जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों के दबाव का जिक्र सदन में कर दिया और कहा कि लोग हमें शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में आने से मना कर रहे हैं। मैं किसान परिवार में पैदा लिया हूं, यह किसानों के लिए अच्छा नहीं है। इस मसले का समाधान निकाला जाना चाहिए। हरियाणा में कई जगहों पर गांवों में विधायकों का बहिष्कार चल रहा है। हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक हैं, इसमें से 2 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विश्वास मत के पहले ही मोहम्मद गजाली ने कहा था कि जेजेपी के विधायक भले किसानों के साथ दिखने का भाषण दे रहे हैं, लेकिन सरकार से समर्थन लेने की संभावना नहीं लगती। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं, 40 बीजेपी के हैं और 10 जेजेपी के हैं। एक विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का भी है। 5 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में हैं। कांग्रेस के पास 3 विधायक। क्या आज वाकई विधायकों को किसानों और सरकारों के बीच चुनना था? क्या इसकी खानापूर्ति के लिए उन्होंने भाषण किसानों के हक में दिए लेकिन वोट सरकार को? मोहम्मद गजाली बता रहे हैं कि आज हरियाणा में क्या हुआ। 1.5 साल पहले हरियाणा में सत्ता संभालने वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार की ये पहली सियासी आजमाइश थी और इसमें कांग्रेस के लाए अविश्वास प्रस्ताव को हराकर उसने कामयाबी हासिल की। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से ही पता था, लेकिन प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार के ऊपर तीखे वार करते हुए बताया कि कैसे ग्रामीण इलाकों में लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति? फिलहाल विधानसभा में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं। सरकार के पक्ष में बीजेपी के 39, जेजेपी के 10, निर्दलीय 5 और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक ने वोट किया और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के 30 और 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना वोट किया। हालांकि पहले उनकी पार्टी के विधायकों ने किसानों को समर्थन देते हुए अपनी पार्टी की आलोचना तक कर दी थी, पर दुष्यंत चौटाला किसी तरह अपने दल को समेटने में कामयाब रहे और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा पर तीर भी चलाए। तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करवाओ और वहां पर भी ग्वार बाजरे की और तो और हम तो हौसले के साथ कहते हैं इस बार जो खरीदेंगे आप अनाउंसमेंट तो कराकर पंजाब में राजस्थान में दिखाओ। आखिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग घंटे भर तक बोलते हुए विपक्ष से अपील की कि किसानों को भड़काने के बजाय इस गतिरोध को खत्म करने में मदद करें। एक ही बात कहूंगा कि अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है, विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें। हाँ, आप लोग जा के जो वहाँ भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं। उधर शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा का घेराव किया। उनके निशाने पर बीजेपी और जेजेपी खास तौर पर थे। आज हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव मत लाया गया था, उससे सरकार जीत चुकी है, क्योंकि 55 विधायकों ने सरकार के फेवर में वोट किया था। लेकिन अब किसान यूनियन का कहना है कि जिन विधायकों ने कृषि कानून के फेवर में वोटिंग की है, अब उनके खिलाफ गांव में संघर्ष और तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने किसानों पर फिर से अलग नियम के तहत चर्चा की मांग की, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मौजूदा सत्र के पहले हिस्से में कृषि कानूनों पर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों ने सदन के वेल में जाकर प्रदर्शन किया। एब्सेंट। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। श्रीमती वंदना चौहान जी। So as a mark of protest, I don't wish to speak on the bill. On the one side, we are agitating for the farmers of this country. On the other side, we are passing a bill which favors the industrialists, which is absolutely not done. It's absolutely shameful. सर, आज के दिन हम यही कह रहे हैं
अगर किसी अवार्ड को चैलेंज किया गया और अगर प्राइमा फेशियल कोर्ट ने पाया कि ये फ्रॉड और करप्शन से प्रभावित है तो कोर्ट स्टे करेगा। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आती है, करप्शन के नाम पर इनको परेशानी क्यों होती है? समूचे विपक्ष की तरफ से मैंने एक नोटिस दिया कि सारे सदन की कार्रवाई को, बाकी बिजनेस को स्थगित करते हुए और किसानों की मांगों पे और किसानों के आंदोलन पे चर्चा की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण सभापति जी ने उस मांग को खारिज किया। बड़ा अन्याय है, पहले सरकार ने किसान को खारिज किया, किसान को किसान मानने से खारिज किया, कुछ अलगाववादी बता दिया, फिर सरकार ने किसान को इंसान मानने से खारिज किया क्योंकि संवेदना भी व्यक्त नहीं करी, इतने लोग उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर सरकार ने किसान की मांग को खारिज किया, फिर किसान की कुर्बानी को खारिज किया। फिर जब मैंने सदन में बात उठाई कि किसान की कुर्बानियों पे संवेदना व्यक्त की जाए तो उस मांग को खारिज किया, और आज उस पे चर्चा तक को की मांग को सरकार ने जो खारिज किया, इससे मैं समझता हूँ कि देश के किसानों की भावनाएं बड़ी आहत हुई। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक संगीत सोम पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में 2 मुकदमे हुए थे। इसमें से एक मुकदमा बंद कर दिया गया है और एक चल रहा है। जो बंद हुआ है उसकी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने 2017 में ही दी थी, लेकिन फैसला अब आया है। पुलिस ने कहा कि संगीत सोम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस केस की शिकायत इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी, जिनकी बुलंदशहर में हत्या कर दी गई थी। मुकदमा इस बात को लेकर दर्ज कराया गया था मुजफ्फरनगर वाले मामले में कि कवाल कस्बे में सचिन और गौरव नाम के 2 नवयुवकों की मौत के बाद फेसबुक पर फेक वीडियो फॉरवर्ड कर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। यह वीडियो शायद पाकिस्तान के किसी तालिबान प्रभावित इलाके का था, जिसे मुजफ्फरनगर का बताकर किसी ने पोस्ट किया और संगीत सोम ने वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। संगीत सोम के वीडियो को 200 लोगों ने लाइक किया या आगे बढ़ाया था। संगीत सोम और इन 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उस वक्त इलाके के दारोगा सुबोध कुमार सिंह इसके वादी थे। अप्रैल 2017 में पुलिस ने अदालत में केस बंद करने की दरख्वास्त दी और कहा कि संगीत सोम के खिलाफ सबूत नहीं मिला है क्योंकि अमेरिका में फेसबुक के ऑफिस से इसकी तस्दीक करने के लिए मेल भेजी गई, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यकीन नहीं होता कि फेसबुक ने जवाब नहीं दिया। ऐसे मामलों में तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ही कई पत्र लिख चुके होते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। सीरियसली, क्या दूसरे मामले में सरकार इतनी आसानी से स्वीकार कर लेती? फिर फेसबुक क्यों कहता है कि वो भारत के कानूनों का पालन करेगा? एक तरफ सरकार जो चाहती है वो अकाउंट बंद करवा देती है और विधायक संगीत सोम के मामले में उसे फेसबुक से जवाब नहीं मिला। देखा जाना चाहिए कि क्या पुलिस ने फेसबुक से जवाब ना मिलने के कारण ही कहा कि कोई सबूत नहीं है या और भी जांच की है। 2 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा है कि बार बार नोटिस भेजने के बाद भी मूल शिकायतकर्ता सुबोध कुमार सिंह हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत को बाद में बताया गया कि सुबोध कुमार सिंह की बुलंदशहर जिले में दंगे के दौरान मौत हो गई। अदालत ने केस को बंद करने की इजाजत देते वक्त अपने ऑर्डर में लिखा है कि चूंकि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर किसी ने आपत्ति नहीं की है और वादी सुबोध कुमार सिंह भी अब जिंदा नहीं है, इसलिए अदालत केस बंद कर रही है। मैं तब भी कहता था, जब मैं जेल इन लोगों ने भेजा, मैं तब भी कहता था कि जिस दिन इसकी जांच होगी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये फर्जी मुकदमा हम पर लगा रहे हैं, फर्जी हमें जेल भेज रहे हैं। इन्हें पब्लिक तो जवाब देगी ही देगी, इन्हें भगवान भी जवाब देगा। आज वो ही हुआ है। इन्होंने SIT गठित इनकी की हुई थी, किसी और सरकार ने नहीं करी थी। उस SIT ने FIR लगाई उसमें कि इसमें संगीत सोम को कोई दोषी नहीं पाया जाता, ना कोई दोष है, ना कोई प्रमाण उनके खिलाफ मिलता है। सुबोध कुमार सिंह की बुलंदशहर में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने संगीत सोम और 200 लोगों के खिलाफ दंगों से जुड़े एक मामले में शिकायत कराई थी। यह बात हत्या के समय प्रमुखता से नहीं उठी थी। परिवार के सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यह ऐसा संयोग है जो बहुत सवाल खड़े कर रहा है। यह वीडियो दिसंबर 2018 के हैं। बुलंदशहर के चिंगरावटी में भीड़ ने ईंट पत्थरों से पुलिस की चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस भागने लगी। इस भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को चपेटे में ले लिया और मार दिया। आज तक सुबोध कुमार सिंह की पिस्टल बरामद नहीं हुई है।
सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। इस घटना की जांच के लिए एसआईटी बनी। 3300 पन्ने की केस डायरी लिखी गई। 103 पन्नों की चार्जशीट। 43 लोग जेल गए, 5 जेल में अब भी हैं। 38 लोग जमानत पर बाहर आए। बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों के नाम आए। सितंबर 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजरंग दल के स्थानीय नेता योगेश राज को जमानत दे दी, मुख्य अभियुक्त को। उसके पहले अगस्त 2019 में 7 और आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के शिखर अग्रवाल भी हैं, जिनका खूब स्वागत हुआ और भारत माता की जय के नारे लगे थे। वही पुलिस, वही यूपी, मगर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में उसने न्याय की थका देने वाली प्रक्रिया का सहारा लिया, ताकि इंसाफ मांगने वाले थक जाएं। हत्यारे हीरो बनकर घूम रहे होंगे और इंसाफ मांगने वाला हताशा की सजा से गुजर रहा होगा। आखिर पुलिस को केस बंद करने की रिपोर्ट क्यों दायर करनी पड़ी? क्या उसके इस फैसले को लेकर संदेह नहीं हो सकता था कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के विधायक के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है और पुलिस कह रही है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है? फेसबुक ने क्यों नहीं जवाब दिया और इस बारे में कानून क्या कहता है? हमने वकील विराग गुप्ता से बात की। देखिए, मैं इस पूरे मामले को, चूंकि मेरे पास यह सामने नहीं है कि सरकार ने फेसबुक से कैसे पूछा, फेसबुक ने क्या जवाब दिया, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने देखा उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि फेसबुक ने ये कहा कि 1 साल से ज़्यादा पुराना मामला है, इसलिए डेटा उनके पास नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर 3 पहलू हैं। पहला यह पहलू है कि भारत के अधिकारी अमेरिका के फेसबुक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि फेसबुक ने डेटा क्यों नहीं दिया, और तीसरा पहलू ये है कि 1 साल के बाद क्या डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस बारे में पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर भले ही किसी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया हो या कोई फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया हो या वीडियो डिलीट कर दिया हो, उसके बावजूद भी डेटा फेसबुक के पास हमेशा रहता है। और फेसबुक को अगर भारत सरकार ने किसी कानूनी कार्रवाई की वजह से या इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अगर फेसबुक से डेटा मांगा है तो यह उनकी जवाबदेही बनती है कि वह उस फेसबुक पोस्ट को दें। अगर उन्होंने नहीं दिया तो यह साबित करता है कि उनसे पूरी ताकत से इस इंफॉर्मेशन को नहीं मांगा गया। इसमें यह भी समझना ज़रूरी है कि जो वाकया हुआ, वाकया होने के उसी साल के भीतर इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, इसमें एसआईटी भी बनी और इसमें जुडिशियल कमीशन भी बना। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि 1 साल के भीतर ही जानकारी मांगी गई होगी और फेसबुक ने जानकारी क्यों नहीं दी, मैं समझता हूं कि कानून सम्मत नहीं है। फेसबुक, गूगल या ट्विटर अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सरकार के कहने से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, और दूसरे मामलों से भी समझ में आता है कि जब भी ताकत से जानकारी मांगी जाती है तो फेसबुक जैसी कंपनियां देती हैं। अभी जो नए प्रपोज्ड जो अभी आईटी रूल्स अभी नोटिफाई हुए हैं उसके हिसाब से भी इन कंपनियों को जो सोर्स है जो पूरी किसी सूचना का वह देना जरूरी होगा, और जानकारी देना तो आईटी एक्ट के हिसाब से पहले भी जरूरी था। जो नए रूल्स बने हैं उसके अनुसार अब भारत में ही इनके अधिकारी रहेंगे, इसलिए भारत से भी सूचना ली जानी चाहिए। जिस तरह संयोग के कारण इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की याद आ गई, उसी तरह कानपुर की एक घटना संयोग से कुछ ज्यादा लगती है। एक दारोगा हैं, उनके बेटे और बेटे के दोस्तों ने एक नाबालिग के साथ गैंग रेप किया। आज सुबह जब उस बच्ची को देखकर उसके पिता लौट रहे थे तो एक ट्रक ने कुचल दिया, उनकी मौत हो गई। सब कुछ संयोग ही होता है, लेकिन दोषी या आरोपी कितना ताकतवर लगता है, वो हमेशा बच जाता है। और संयोग से जिस बेटी का बलात्कार हुआ उसका बाप ट्रक के नीचे कुचला जाता है, संयोग से। ऐसा ही एक ट्रक बच्ची के पिता पे चढ़ गया जिससे उनकी मौत हो गई। रेप से जख्मी अस्पताल में भर्ती अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को देखकर सुबह सुबह वो बाहर चाय पीने आए थे। उनके घर वालों का इल्ज़ाम है कि उन्हें उस दरोगा ने कुचलवाया है जिसके बेटे पे रेप का इल्ज़ाम है। उनके दादा की रो रो कर बुरी हालत है। किसी मुझे कुछ नहीं जाए, हम क्या कह रही है पुलिस आप लोगों से? हम कुछ नहीं कह रही। मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर मैं
हमारा लाल खत्म मार दिया गया है, पुलिस वालों ने बरवा डाला है मेरे लाल को। क्या हुआ है? मेरे लाल को। बच्ची मवेशियों के लिए चारा काटने खेत में गई थी। इल्ज़ाम है कि वापसी में एक दरोगा के बेटे और उसके शोहदे साथियों ने उसे उठा लिया और झाड़ियों में ले जाकर सबने रेप किया। घर वालों का आरोप है कि दरोगा का बेटा धमकी दे रहा था कि FIR करवाओगे तो दोबारा सबके सामने रेप कर देंगे, हमारा बाप दरोगा है। जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई हम लोगों को धमकाने पहुंचा के रिपोर्ट किया, तो ध्यान रखना हमारा बाप दरोगा है, हम तुमको देख लेंगे और दोबारा भी ये बुरी नीयत से काम करेंगे। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और दूसरी दफाओं में केस दर्ज कर लिया है। पिता ने FIR में लिखवाया है कि वे बच्ची की आंख मुंह दबाकर खींच ले गए। सब ने मिलकर बारी बारी बच्ची से बलात्कार किया। हम थाने जा रहे थे तभी मेरे घर आ गए, धमकी दी कि मेरा बाप दारोगा है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, FIR कराओगे तो इस बार सबके सामने रेप कर देंगे। 376 IPC और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। पुलिस रेप की जांच के साथ ही अब इस बात की भी जांच करेगी कि बच्ची के पिता की मौत हादसा है या हत्या। पूरी घटनाक्रम को, एक्सीडेंट को प्रॉपर्ली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्कआउट करने का, और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण हो। यूपी पुलिस के इस दारोगा के बेटे पे इल्ज़ाम है कि उसने रेप की शिकार लड़की के घर वालों से कहा कि मैं दारोगा का बेटा हूँ, FIR लिखाने जाओगे तो दोबारा इस बार सबके सामने उसके साथ रेप कर दूंगा और पुलिस से तुम कुछ नहीं करवा पाओगे। महत्वपूर्ण उसका ये कथन नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसके अंदर ये आत्मविश्वास और ये गुरूर इस सिस्टम की ही देन है जिसे बदलने की ज़रूरत है। कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ऐसी रिपोर्ट देखने के बाद दुनिया को जरूर बताइए कि आंतरिक रूप से भारत विश्व गुरु हो चुका है। यहां किसी को फंसा देना, बिना सबूत के 20-20 साल जेल में रख देना आम बात है, तो सबूत की तलाशी इस तरह से भी नहीं करना आम बात है कि जो फंसने के लायक है वो छूट जाए, और जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए आगे आता है वो ट्रक के नीचे आ जाता है। सब कुछ संजोग है। हमारे हिस्से इंसाफ और न्याय व्यवस्था में भरोसा रखने के अलावा कुछ भी नहीं आता। आप ब्रेक ले लीजिए। 5 साल पहले रविश रंजन ने यूपी के रसिन बांध पर एक खबर की थी। 5 साल पहले। आज उस पुरानी रिपोर्ट का ख्याल उन्हें इसलिए आया कि उसी बांध का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बुधवार को चित्रकूट के रसिन बांध का लोकार्पण करते हुए योगी आदित्यनाथ बांध के आसपास रंग रोगन करके चमका दिया गया है और चौधरी चरण सिंह सिंचाई परियोजना का पुराना बोर्ड हटाकर अब इस तरह का नया बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह का नाम गायब है। अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन छपा है, लेकिन नहर में पानी अब भी नहीं है और कई किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। कई लोगों का आरोप है कि रसिन बांध जैसी पुरानी परियोजना का लोकार्पण करके सरकार वाहवाही बटोर रही है। आज समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण का हवाला दिया गया है। इस पूरी परियोजना की लागत 141 करोड़ दिखाई गई है। सवाल ये उठता है कि 17 साल बाद भी आज उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है जो रसिन बांध परियोजना में स्थापित किए गए थे। तमाम आदिवासी बेघर हुए, तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की इस बुंदेलखंड में। तमाम सिंचाई परियोजनाएं चलने के बाद भी आज रसिन बांध में पानी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आप कब तक पिछली सरकारों की योजनाओं का नया लोकार्पण करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पहाड़ के नीचे जमीन थी, तो वहाँ मुआवजा मिला है तो हमको कोई
मतलब आधा तिहा नहीं मिला। तो 12 बीघा में फिर अब यहाँ वहाँ से जमा ला कोई दबा लिया तब 8 बीघा का मुआवजा हमको मिला। कितना मिला? 2 लाख मिला। पैसा मिला है वहाँ, कोई उनको वहाँ का नहीं, हमारा कागजात नहीं मिला है, बैंक से पैसा उठाया है। हाँ अब जमीन हमारी सब जमीन के नहीं मिला था। लेकिन 19 साल से जारी चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना की लागत 17 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। बांध में कैसे भ्रष्टाचार हुआ, इसकी कहानी जानने के लिए हम आपको 6 साल पीछे लेकर चलते हैं। 2015 में पहली बार एनडीटीवी की टीम जब रसिन बांध पहुंची थी तब नहरें सूखी थी और बांध के कंट्रोल रूम की खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके थे। यहां तक कि बांध के पास 80 लाख रुपए की लागत से जंगल में एक पार्क बना दिया गया था। सीमेंट से बने खंबे की जगह उस पार्क में रेत और बालू से भरे खंबे खड़े करके पैसे खा लिए गए। बीएसपी, समाजवादी और अब बीजेपी की सरकारों ने रसिन बांध के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और लोकार्पण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों के खेत में अब भी रसिन बांध से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बारिश की कमी से डैम में इतना पानी ही नहीं रहता है कि नहर के जरिए वो खेतों में पहुंच सके। बांदा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।